हेलो ज़मीगोज़, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 21। दो ही चैप्टर बचे हैं। 12th तो ख़त्म हो ही चुका है, 11th भी अब एक आध दिन में ख़त्म हो जाएगा। भाई प्लीज़ मेक श्योर एप्लीकेशन पे जाकर के जो एनसीईआरटी की लाइन के जो एमसीक्यूज़ हैं वो लगाएं। जो 10,000 से 15,000 एमसीक्यूज़ आपका इंतज़ार कर रहे हैं वो लगाएं। एनसीईआरटी कंप्लीट है कि नहीं है वो केवल इसी बात से पता लगेगा कि आप एनसीईआरटी बेस्ड या एनसीईआरटी की लाइन से जो क्वेश्चन बने हुए हैं एप्लीकेशन पे वो लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो चलें आगे। इंसान बना हुआ है अलग अलग तरीके के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से। अब इन सब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिल करके जब इनका काम आपस में कोऑर्डिनेटेड होगा तभी हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रख पाएगी। कोऑर्डिनेशन क्या है कि भाई दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे के साथ मिल के फंक्शन करें। उसकी वजह से आप इसको बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन। सबसे एक एग्जांपल ले लिया एनसीईआरटी ने फिजिकल एक्सरसाइज का। तो देखो बोल रहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर में देखो कितने सारे सिस्टम जो हैं एक साथ आंकते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाकर के काम होगा कि फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज में आपके मसल के कॉन्ट्रैक्शन का ज़रूरत पड़ेगी, मसल की एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद आपके अंदर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऑक्सीजन की सप्लाई आप कैसे बढ़ाएंगे? आप बढ़ाएंगे उसको रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा करके और हार्ट बीट को बढ़ा करके। इससे आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और बॉडी में ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी, इन ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। और जब आप ये सारी चीज़ें करवा लेंगे तब आप धीरे धीरे जब आप एक्सरसाइज बंद करेंगे उसके बाद आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे नीचे करवानी पड़ेंगी, जिसके अंदर में फिर आपको नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी, इनकी जो एक्टिविटी है उसको धीरे धीरे नीचे लेकर के आना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसके अंदर में हमने कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल देखा। कोऑर्डिनेशन जो है वो दो तरीके से हो रहा है बॉडी के अंदर में, एक शॉर्ट टर्म वाला है, एक लॉन्ग टर्म वाला है। शॉर्ट टर्म वाला है चैप्टर नंबर 21 और लॉन्ग टर्म वाला है चैप्टर नंबर 22। न्यूरल सिस्टम शॉर्ट टर्म में कोऑर्डिनेशन शो करता है तुरंत, है मेरी मैं जो बोल रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें तुरंत हो रही हैं। और दूसरा है लॉन्ग टर्म वाला, एंडोक्राइन सिस्टम वाला। दोनों के दोनों मिल करके चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। न्यूरल सिस्टम के अंदर में हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि भैया मेरा दिमाग है, मेरे जबड़े की मसल है, तुरंत मैं क्विक कोऑर्डिनेशन कर पा रहा हूँ। जबकि मैं अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे केमिकल्स हैं जो कि भाई छोटा बच्चा है वो 1 सेकंड के अंदर में 2 इंच तो ग्रो नहीं करेगा, तो वो जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से धीरे धीरे होगी। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जिसके अंदर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि नर्व की इम्पल्स कैसे बनती है, नर्व की इम्पल्स ट्रैवल कैसे करती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन साइनेप्स के ज़रिए कैसे जाती है, और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमेशा से कोशिश करती है एनसीईआरटी की सबसे पहले बाकी ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा बताती चले कि न्यूरल सिस्टम की अगर बात करें तो उसकी जो बेसिक यूनिट है न्यूरल सिस्टम की वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करेगा? न्यूरॉन चीज़ों को डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा अलग अलग जगह पर। जो इनवर्टिब्रेट हैं, हम तो वर्टिब्रेट हैं, जो इनवर्टिब्रेट हैं उनमें बहुत सिंपल वाले जैसे हाइड्रा वगैरह है उसमें न्यूरॉन का नेटवर्क देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके से इंसेक्ट के अंदर में भी गैंग्लिया, गैंग्लिया बोलते हैं गुच्छा, न्यूरॉन का गुच्छा है। तो आप जानते हैं कि जैसे कॉकरोच है तो कॉकरोच के अंदर में क्या होगा भाई? कॉकरोच के अंदर में जितने सेगमेंट होते हैं उतने सेगमेंट के अंदर में इस तरीके से एक एक गुच्छा न्यूरॉन का दे दिया जाता है जो कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में काम करते हैं। तो ये उसका एग्जांपल है। और जो वर्टिब्रेट हैं जैसे कि हम में पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम जो है अच्छे तरीके से डेवलप होता है। अब आएंगे ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम के ऊपर में। ह्यूमन का न्यूरोनल या न्यूरल सिस्टम जो है वो दो तरीके से डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आ गया हमारा क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा मेन हमारे शरीर की चीज़ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मेरी आँखों के अंदर के न्यूरॉन हो और वो लेकर के जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ? सीएनएस पे। तो बॉडी के अंदर की इन्फॉर्मेशन मेरे को कोई छू रहा है तो टच की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से लेकर के जाएगी मेरे ब्रेन और मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, आफरेंट और ईफरेंट। आफरेंट जो कि आ रहा है, ईफरेंट माने एग्जिट मतलब जो कि जा रहा है। किसी ने मुझे छुआ तो मैंने मैंने मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है, मुझे पता चल रहा है कि मुझे छुआ जा रहा है आफरेंट फाइबर से। और मैं अगर किसी को ऐसे चांटा मार दूं तो वो क्या है, ईफरेंट के मतलब मेरे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, मेरे दिमाग ने बोला मेरे मोटर न्यूरॉन मेरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और उसने सामने वाले को चांटा मार दिया। आफरेंट नर्व जो है वो इम्पल्स लेकर के आती है टिश्यू से, ऑर्गन से सीएनएस तक, और इफरेंट जो है वो लेके जाती है सीएनएस से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को और भी एक तरीका है डिवाइड करने का। एक तो तरीका हो गया आफरेंट इफरेंट वाला, और एक और तरीका है वो है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक के अंदर में जो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, जो सीएनएस स्केलेटल मसल पे जब लेकर के जा रहा है, मतलब कि मैं जो इस वक्त मेरा जो जबड़ा हिल रहा है वो मेरा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की वजह से हिल रहा है। कि मेरे भाई अगर मैं अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दूं तो मेरे पूरे बॉडी के अंदर में न्यूरॉन है। तो वो न्यूरॉन जो कि इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं मेरे ब्रेन से, और वो आ रहे हैं कहाँ तक, मेरे जबड़े की स्केलेटल मसल तक, और उसको मूव करा रहे हैं, तो वो है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। अगला है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। वो पार्ट है जो सीएनएस से इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब मेरे दिल धड़क रहा है, मैं तो रेगुलेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिल खुद धड़क रहा है, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का। मेरे पेट के अंदर में मेरी जो तो मेरे पेट के अंदर में जो मेरी मसल्स हैं, मतलब मेरे पेट के अंदर में जो मेरे इंटेस्टाइन के अंदर में जो मेरी मसल्स हैं जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो कर रही हैं, वो किसका पार्ट हो जाएंगी, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को फिर से आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वो है जो कि आपका जैसे ही आपने सांप देखा तो आपका क्या होगा, आपकी प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा, आपको पसीना आने लगेगा, सांसें तेज हो जाएंगी। ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। जब आपको पता चलेगा अरे वो तो नकली का सांप था, तब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा और वो जो सारी चीज़ें हुई हैं उसको वापस लेकर के आएगा, शांत करेगा, मतलब कि दिल की धड़कन को नॉर्मलाइज करेगा, सांस लेने की जो स्पीड है उसको नॉर्मलाइज करेगा। इसके अलावा एक और नर्वस सिस्टम बचता है जो है हमारा विसरल नर्वस सिस्टम। हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन अब ये समझिए कि देखिए इसके अंदर में चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, नर्व्स हैं, फाइबर है, गैंग्लिया है, प्लेक्सिस है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। पॉइंट बस इतना सा है कि देखिए हमारे शरीर के अंदर में सेंटर में जो हमारी बॉडी कैविटी है, उसके अंदर में कुछ ऑर्गन रखे हुए हैं, विसरल ऑर्गन। तो वो तो हमारे नर्वस सिस्टम से मेरे गर्दन को नीचे की तरफ एक ही नर्व जाती है, हमारी जो क्रेनियल नर्व होती है उसमें से एक नर्व जो है बॉडी पे जाती है, और वो उस बॉड्स का नाम है वेगस नर्व। तो पूरे के पूरे जितने भी विसरल ऑर्गन हैं वहाँ पे वो जाती है, और वो तो वेगस नर्व डिटेल में तो नहीं पढ़ाया गया एनसीईआरटी में, लेकिन विसरल नर्वस सिस्टम का पार्ट उसको बोलेंगे कि भाई फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरल और विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इन्फॉर्मेशन का आवाजाही होती है। अब हम देखेंगे न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन। न्यूरॉन जो है वो जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन जो बना होता है वो तीन मेन पार्ट का बना होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। तो ये है सेल बॉडी, ये है एक्सॉन, और ये है साइनेप्टिक नॉब्स, और ये है डेंड्राइट्स। तो ये है तो जो सेल बॉडी है वो सेल ऑर्गेनल जहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ पर कुछ ग्रैन्युलर बॉडी है जिसे निसेल ग्रैन्यूल बोलते हैं। तो ये मेरा जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर मेरे ऑर्गेनेल पड़े हुए हैं, माइंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडी वगैरह वगैरह, और यहाँ पर निसेल ग्रैन्यूल पड़े होते हैं, और इस एरिया को कहते हैं हम सेल बॉडी। और इसी सेल बॉडी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सरफेस एरिया बढ़ाती है अपना, और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली प्रोजेक्ट्स, जिनको के हम डेंड्राइट बोल देंगे। इसके बाद जो सिग्नल है वो नीचे सेल बॉडी से जाता है। अब देख रहे हैं हम कि नीचे की तरफ एक्सॉन मौजूद है, तो ये जो चीज़ है ये एक्सॉन जा रहा है।
हाँ, जहाँ सेल बॉडी और एक्सॉन मिलते हैं उस एरिया को एक्सॉन हिलॉक बोला जाता है। इसके बाद बोल रहा है कि नीचे जो डिस्टल एंड है वो ब्रांच्ड है। तो जो ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया, ये डिस्टल एंड हो गया, डिस्टल एंड ब्रांच्ड है और ख़त्म होता है गोल गोल साइनेप्टिक नॉब पे जाकर के। साइनेप्टिक नॉब वो जगह है जिसके अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है। तो भाई डिस्टल एंड जो है वो ब्रांच्ड हो गया, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हो गए जिन्हें साइनेप्टिक नॉब कहा जाता है, और उसके अंदर में केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे नहीं पड़ा हुआ है, वो गोल गोल वेसिकल्स में पड़ा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। जो अच्छा, जब द एक्सॉन ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स, जब नर्व इम्पल्स यहाँ से नीचे की तरफ जाती है और साइनेप्टिक नॉब तक पहुँचती है, तब जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको सिक्रीट कर दिया जाता है। कहाँ सिक्रीट कर दिया जाता है? साइनेप्स में, साइनेप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। भाई ये जो साइनेप्टिक नॉब है या तो दूसरे न्यूरॉन से मिल रहा होगा या तो किसी मसल से मिल रहा होगा। तो अगर न्यूरॉन से मिल रहा है तो न्यूरोनल जंक्शन है, और अगर किसी मसल से मिल रहा है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। इसके दौरान इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अलग अलग तरीके के न्यूरॉन्स के, मल्टीपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। और यहाँ देखते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन एक एक्सॉन है और एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं। ज़्यादातर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन ऐसे ही होते हैं जो यहाँ बताए गए हैं। बाइपोलर हैं वो जो कि एक ही एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट है जो कि रेटिना में मिल जाएंगे। यूनिपोलर हैं वो जिनके पास एक ही एक्सॉन है और एम्ब्रायनिक स्टेज पर जो है वो ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। और भी दो तरीके हैं जिस तरीके के न्यूरॉन हो सकते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। भाई अगर आपके ये इसके ऊपर शीत लगी हुई है, श्वान सेल ऐसे कवर किया हुआ है आपके न्यूरॉन को, तो आप माइलिनेटेड हैं, माइलिन शीत आपके ऊपर लगी हुई है। और जो बीच बीच में माइलिन शीत हो गई है और बीच बीच में जो जगह बचती है, ये इसको नोट्स ऑफ रैनवियर कह देते हैं। ये रहा नोट्स ऑफ रैनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में मिलते हैं। अनमाइलिनेटेड फाइबर जो है वो आपका ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होती है? अगला टॉपिक है हमारा जेनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, देखते हैं कि भैया जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन के एक्सॉन में नर्व इम्पल्स ट्रैवल कैसे कर रही है। पहली चीज़ तो कहाँ पर ये तामझाम हो रहा है? ये सारा का सारा तामझाम हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ वाले हिस्से में, ये एक्सॉन, एक्सॉन के इस वाले हिस्से में ही, बस ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहे हैं हमें अलग अलग तरीके के आयन चैनल मिल रहे हैं, और उसमें से दो मेन है। दो कौन से मेन है? मेन है सोडियम वाला, ये डार्क कलर वाला सोडियम वाला है, लाइट कलर वाला, सॉरी, डार्क कलर वाला पोटेशियम वाला है, और लाइट कलर वाला जो है वो सोडियम वाला है। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम के आयन चैनल मिल रहे हैं। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कि सोडियम वाला सोडियम को ही आने जाने देगा, पोटेशियम वाला पोटेशियम को ही आने जाने देगा। अब रेस्टिंग स्टेट होती है जब कुछ हो नहीं रहा है, जब जब कोई नर्व इम्पल्स ट्रैवल नहीं कराई जा रही है, तब क्या होता है? तब आप देखेंगे कि बोल रहा है कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमिएबल है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो देखते हैं, तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि सोडियम का तो एक ही है जबकि पोटेशियम का एक दो तीन चार, तो पोटेशियम के चैनल ज़्यादा हैं, और पोटेशियम जो है वो गेट ठीक से बंद नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा सोडियम कभी कभी ऐसे बाहर निकल जाता है, तो लीकी बोलते हैं इसको, कि पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमिएबल है। सोडियम का गेट एकदम टाइटली बंद होता है, तो बिल्कुल भी आवाजाही नहीं हो सकती जब तक आप नहीं चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अंदर की तरफ थोड़े से नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन भी हैं, तो अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन भी हैं जिसकी वजह से अंदर की तरफ, ये देखिए, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट होता रहता है। ओके, और भी तरीके हैं अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने के, वो देखेंगे। अंदर की तरफ हाई कंसंट्रेशन होती है पोटेशियम की और लो कंसंट्रेशन होती है सोडियम की। बिल्कुल इसका ऑपोजिट ट्रू है कि बाहर की तरफ पोटेशियम जो है वो कम होगा और जो सोडियम है वो कम, कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। देखें भाई, गोला जो है वो सोडियम है
और डायमंड जो है वो पोटेशियम है। तो बाहर देखिए सोडियम ज़्यादा मिल रहा है और पोटेशियम कम मिल रहा है। अंदर देखिए डायमंड मतलब पोटेशियम ज़्यादा मिल रहा है और सोडियम जो है कम मिल रहा है। तो ये वाली बात भी प्रूफ हो गई। अब देखते हैं कि हो क्यों रहा है। तो हो इसलिए रहा है क्योंकि ये काम कर रहा है एक ऐसा ये वाला बंदा। ये कौन है? ये है सोडियम पोटेशियम का पंप, जो कि क्या करता है, जो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है एटीपी का इस्तेमाल करके। तो अगर आप 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर फेंक रहे हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर ले रहे हैं, तो अंदर की तरफ एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा कि नहीं होगा? रिलेटिव ही है। तो इस तरीके से अंदर की तरफ सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो 3 सोडियम को बाहर फेंक देता है और 2 पोटेशियम को अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो यही बता रहा है कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसी को बोलते हैं कि मेम्ब्रेन पोलराइज हो गई है और इसी को रेस्टिंग पोटेंशियल बोल दिया जाता है। अब इसके बाद हमें काम करना है अपने एक्शन पोटेंशियल पे। रेस्टिंग पोटेंशियल तो हो गया, दो ही पोटेंशियल है, एक तो है रेस्टिंग पोटेंशियल कि जब सेल रेस्ट कर रही है तब क्या काम चल रहा है, और एक है एक्शन पोटेंशियल तो जो है तब क्या काम चल रहा है। आइए उसको देख लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी में बहुत सस्ते में निपटा दिया गया है इस बात को, और वो इस बात को सस्ते में निपटाना और भी ज़्यादा महंगा बना देता है। मतलब कि अगर मैं आपको असल चीज़ बता दूंगा तो आप ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे, बनिस्बत के मैं बैठ करके वो आधी पद्दी जानकारी दूं जो दिमाग में बैठे बिना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ज़रा। तो हमारा एक्शन पोटेंशियल दिखता है कुछ ऐसा, -70 मिली वोल्ट, फिर उसके बाद -550, फिर उसके बाद +40, फिर उसके बाद तकरीबन ये नीचे चला जाता है। ये है मेरा एक्शन पोटेंशियल। कैसे होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 पे कैसे पहुंचता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया। होगा क्या कि सबसे पहले पीछे से जब सिग्नल आएगा तो सिग्नल आने की वजह से मेरे सोडियम अंदर की तरफ घुस रहा है। ओके, सोडियम जब अंदर की तरफ घुस रहा है तो मतलब अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, जा रहा है। लेकिन जैसे ही -50 पहुंचता है, सारे के सारे सोडियम चैनल, यहाँ देखिए केवल एक ही सोडियम चैनल एक्टिव था, लेकिन यहाँ ये शूट अप जाने के लिए जितने भी सोडियम चैनल हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। तो बहुत सारा सोडियम जो है बहुत तेजी के साथ अंदर आएगा, और बहुत सारा सोडियम बहुत तेजी के साथ अंदर आएगा तो ये एकदम से ऊपर की तरफ भाग जाएगा। ये भाग गया, बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ भाग गया। मेम्ब्रेन पहले अंदर की तरफ नेगेटिव थी, पोलराइज्ड थी, अब मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, मतलब कि मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड हो गई है। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। अब पॉइंट ये है कि +40 पे आकर के ये चैनल हो जाएंगे बंद। ये देखिए +40 पे आकर के ये चैनल बंद हो गए, सोडियम के जो चैनल हैं वो बंद हो गए। लेकिन +40 पर पोटेशियम का जो चैनल है वो खुल जाता है। और पोटेशियम कहाँ ज़्यादा था, पोटेशियम अंदर की तरफ ज़्यादा था, तो पोटेशियम कहाँ भागेगा, पोटेशियम बाहर भागेगा, और पोटेशियम के बाहर भागने की वजह से ये नीचे जाएगा। तो ये हो गया ये मेरा हो गया डीपोलराइजेशन, ऊपर की तरफ जाना, और नीचे की तरफ आना हो गया रीपोलराइजेशन। लेकिन चूंकि अभी हमने ऊपर जिक्र किया था कि पोटेशियम के जो चैनल हैं वो लीकी होते हैं, एकदम से बंद नहीं हो पाते हैं, और एकदम से बंद नहीं हो पाते हैं तो वो क्या करते हैं, -70 मिलीवोल्ट से भी थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, जिसको हाइपर पोलराइजेशन बोला जाता है। और फिर वहाँ से इज्जत से दोबारा से वापस आ जाते हैं और -70 मिलीवोल्ट पर सेट हो जाते हैं, रेस्ट करने लगते हैं। एनसीईआरटी के अंदर में ये कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। एनसीईआरटी के अंदर में केवल और केवल वो साइट ए, साइट बी, साइट ए, साइट बी के नाम से खेलता है, कि वो इस तरीके से खेलता है। ध्यान से देखिए कि साइट ए है, साइट बी है। तो क्या होगा कि साइट ए के अंदर में सोडियम के अंदर आने की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और फिर ये पॉजिटिव चार्ज जो है क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आगे जाएगा, और जिसकी वजह से ये देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो आगे की तरफ जाएगा, फिर ये बी पे पहुंचेगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। फिर एनसीईआरटी ने केवल उसको चार्ज और ए, साइट ए और बी से दर्शाया हुआ है, जो कि अपने आप में उसको और कंफ्यूजिंग बनाता है। आप 5-7 मिनट ले लीजिए और ये वाला प्रोसेस जो है वो फार मोर ईजियर रहेगा आपके लिए। ओके, इसको और भी ज़्यादा बैठ करके 1 घंटे के अंदर में डिटेल में समझना है तो फिर वो एप्लीकेशन पर
बायोशाला की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, 200 घंटे का कोर्स वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो आपको 1 घंटे में बिठाकर एक एक स्टेप सिखा दिया जाएगा कि ऐसे हो रहा है ये प्रोसेस। अगला है कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। भाई इम्पल्स, भाई एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन पास करता है तो वो साइनैप्स के ज़रिए करता है। साइनैप्स क्या है? साइनैप्स ये है आपका कि एक साइनेप्टिक जो ऊपर वाला न्यूरॉन है उसका साइनेप्टिक बल्ब होगा, फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, और फिर जो दूसरा न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट होगा। डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर होंगे, और जो साइनेप्टिक बल्ब है उसके अंदर में वेसिकल्स के अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। तो ये है मेरा साइनैप्स। ओके, तो एक है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये रहा मेरा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। एक है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये है मेरा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। एक है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो गैप है ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये जो गैप है। अब बोल रहा है कि दो तरीके के होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं और केमिकल वाले होते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले के अंदर में डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा, लेकिन उसके लिए उन दोनों का क्लोज प्रॉक्सिमिटी एक दूसरे का बहुत पास में होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि करंट जो है वो डायरेक्टली फ्लो कर सके एक साइनेप्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारे जो शरीर में है, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा फास्ट होंगे, लेकिन वो रेयर हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं हमारे शरीर के अंदर में। जो मिलता है वो ये वाले मिलते हैं, और उनको हम कहते हैं केमिकल साइनेप्स। यहाँ पर आपका फ्लूइड फिल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, तो ये फ्लूइड फिल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। यहाँ पर केमिकल्स छोड़े जाते हैं, उन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जैसे इसकी एसिटाइल कोलिन। वेसिकल जो है न्यूरोट्रांसमीटर से फिल होते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, गाबा, इस तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इम्पल्स जब ऊपर से आती है, जो ऊपर से इम्पल्स इस तरीके से आती है, तो क्या होगा कि जो वेसिकल्स हैं जो मेरे, वो आगे जाकर के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाते हैं। और जब ये फ्यूज़ कर जाएंगे, तो फ्यूज़ करने के बाद क्या करेंगे, अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्लेफ्ट में छोड़ देंगे। क्लेफ्ट में पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और वहाँ पर रिसेप्टर है। वो रिसेप्टर किसको सेंस करने लगेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर को सेंस करने लगेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर दिया जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर में, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करने लगता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। और जब वो रिसेप्टर यहाँ बाइंड कर लेता है तो इसके ठीक बगल में सोडियम का ट्रांसपोर्टर होता है, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आने लगता है। तो इसकी वजह से आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आयन सोडियम की एंट्री हो जाएगी, और अगले न्यूरॉन में एक नया पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक नया पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। दो तरीके के न्यूरॉन हो सकते हैं, या तो एक्साइटेटरी हो सकते हैं या इनहिबिटरी हो सकते हैं। अगला है हमारा ब्रेन, क्या स्ट्रक्चर, उसकी एनाटमी, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम हमारी बॉडी का प्रोसेसिंग ऑर्गन है, जो हम सारा का सारा कमांड और कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर में हम जो वॉलेंटरी मूवमेंट है, बॉडी का बैलेंस है, बॉडी का जो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारा का सारा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखता है। हमारे बॉडी के अंदर में 24 रिदम मौजूद है, सर्केडियन रिदम है। एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कि भैया हमारे नर्वस सिस्टम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को मैनेज करता है, और उसके ज़रिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिहेवियर को भी मैनेज करता है। हम कैसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या याद रखेंगे, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे इमोशन, हमारे थॉट, ये सारा का सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही डिसाइड करता है। हमारे पास एक स्कल है, स्कल के अंदर में कवरिंग होती हैं, उन कवरिंग्स को मेनिंजेस कहते हैं। तो ये मेरा अगर ब्रेन है, तो ब्रेन के बाहर बहुत मोटा एक स्कल है, स्कल में कवरिंग है। तो सबसे पहले मेरी बाहर की लेयर्स आ जाएंगी स्किन वगैरह की, फिर उसके बाद बोन, और बोन के नीचे मेरी मेनिंजेस मिलती हैं, सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर, फिर मिडल वाली एरेक्नॉइड, और सबसे अंदर वाली पियामेटर। तो क्रेन ड्यूरामेटर जो कि सबसे बाहर वाली है, फिर मिडल में अरेक्नॉइड, इनर में है पियामेटर, और ठीक है। अब जो ब्रेन है पूरा का पूरा मेरा, उसको मैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड करता हूँ। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है क्या क्या, कहाँ मौजूद है, क्या कर रहा है।
तो सबसे पहले मेरे पास फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीन चीज़ें आ रही हैं। नीचे चलते हैं, इसको ज़रा छोटा कर देते हैं। हाँ, तो ये रहा मेरा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में मेरा सेरेब्रम, ये जो पिंक कलर का जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये सारा का सारा मेरा सेरेब्रम है। अगर मैं इसको हटा करके देखूं तो ये रहा मेरा सेरेब्रम। सेरेब्रम के अलावा यहाँ पर मेरा थैलेमस वाला जो पार्ट है वो, और तीन पार्ट बोले थे इसने। हाँ, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस तो छोटा सा ही है, तो ये वाला जो पार्ट है ये थैलेमस हो गया, ये वाला पार्ट थैलेमस हो गया। ये थैलेमस के थोड़ा सा नीचे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी वगैरह भी है, बट हाइपोथैलेमस, थैलेमस और ये मेरा सेरेब्रम, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं मेरा फोर ब्रेन। अब मेरे जो इसके नीचे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरा मिड ब्रेन भी है। ये रहा मेरा पार्ट है मिड ब्रेन का, और पॉन्स ये वाला हिस्सा, फिर इसके नीचे मिडिला ये वाला हिस्सा, और ये सेरेबेलम, ये तीनों मिलाकर के मेरा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन छोटा सा, और ये हाइंड ब्रेन, ये तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हमारे फोर ब्रेन में तीन पार्ट, सेरेब्रम, थैलेमस, और थैलेमस के नीचे छोटा सा हिस्सा हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ये रहा मेरा, ये एक हेमिस्फीयर है, और ये सामने की तरफ दूसरा हेमिस्फीयर है। दोनों को काटा हुआ है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे, और इस हिस्से से चिपके हुए थे ये हिस्सा, और जिस हिस्से से वो चिपके हुए थे उसको कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से चिपके हुए थे। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में किससे चिपके हुए थे, कॉर्पस कॉलोसम से। बहुत सारे परमानेंट प्रोमिनेंट फोल्ड होते हैं कॉर्टेक्स में, तो वो बाहर की तरफ उसका ग्रे मैटर होता है, अंदर की तरफ उसका वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर जो होता है वो न्यूरॉन के सेल बॉडीज की वजह से आता है। इसका क्या मतलब है, ये है मेरा ब्रेन। ब्रेन को अगर मैं काट के देखूंगा तो बाहर की तरफ ग्रे दिखाई देता है और सेंटर की तरफ वाइट दिखाई देता है। असल में जो न्यूरॉन का अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से है कि न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट है, जो लंबा लंबा वाला पार्ट है, वो यहाँ होता है, वाइट मैटर बनाता है। और जो गोल गोल डेंड्राइट वाला और जहाँ पर न्यूक्लियस है वो वाला सोमा वाला जो पार्ट है, वो पार्ट बनाता है मेरा ग्रे मैटर। तो यही बोल रहा है कि ग्रे, कि चूंकि मेरे पास ग्रे मैटर है, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, तो जो ग्रे मैटर है वो किसकी वजह से है, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बाहर की तरफ है, वहाँ पर ग्रे अपीयरेंस आती है, और न्यूरॉन के सेल बॉडीज की वजह से ग्रे अपीयरेंस आती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में दो एरिया हैं, मोटर एरिया और सेंसरी एरिया, और इसके अलावा एक और एरिया है जिसको हम एसोसिएशन एरिया बोल देते हैं। मोटर एरिया वो एरिया होता है जो कि, जिसे कि ये वाला जो मेरा एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये ज़्यादातर मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो मेरे को बोलते हैं कि जाओ, जा कर के मैं बोल पा रहा हूँ, तो ये मेरी जो जबड़े की जो मसल वो हिल पा रही है, तो मेरे को मोटर न्यूरॉन यहाँ पर आकर के सिग्नल दे रहे हैं। यहाँ मेरा सोमेटो सेंसरी एरिया होता है, जहाँ से मैं सेंस कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई टच कर रहा है तो ये वाले एरिया में मैं फील करता हूँ। और इसके अलावा एसोसिएशन एरिया होते हैं थ्रू आउट मेरे सेरेब्रम, जो कि मेमोरी बनाने में और रीजनिंग करने में है कि भाई क्या काम करना है, कि इंटरसेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं एसोसिएशन एरिया बनाते हैं, जो मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। फाइबर जो होते हैं वो माइलिन शीथ से कवर होते हैं, वो हम जानते ही हैं, और इसीलिए जो माइलिन शीथ है उसकी वजह से एक्सॉन पे माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ की वजह से ओपेक वाइटिश अपीयरेंस आता है। तो वही बोल रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ पर मेरे एक्सॉन मौजूद हैं असल में ज़्यादातर। हम्म, तो एक वाइट मैटर हो गया। सेरेब्रम जो है वो अपने आप को थैलेमस पे रैप करके रखता है, और थैलेमस के ठीक नीचे एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जो कि हमारा हाइपोथैलेमस है, जो कि थैलेमस के बेस पे होगा। थैलेमस ये रहा, यहाँ पर थैलेमस है, थैलेमस के ठीक नीचे ये हाइपोथैलेमस है। ये यहाँ पर ही थैलेमस पे ही अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसी के चारों तरफ रैप करता है मेरा सेरेब्रम। हाइपोथैलेमस आप जानते ही हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करना, भूख कब लगेगी, पानी प्यास कब लगेगी, तो हमको भूख कब लगी, हमको प्यास कब लगेगी। इसके अलावा इसके पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी होती हैं,
जिसकी वजह से ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी बनाता है। और फिर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का क्या रिश्ता है वो हमें अगले चैप्टर में देखना है। इसके अलावा इसके नीचे की तरफ हम जब जाएंगे तो एक ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर होता है जिसमें अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस वगैरह आता है। अमिगडाला हिप्पोकैम्पस मिला करके ये बनाता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशंस के लिए, फियर के लिए बड़ा ज़रूरी है, मतलब ये वही चीज़ें देखता है, मेमोरी भी देखता है। और हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके लिम्बिक सिस्टम हमारा सेक्सुअल बिहेवियर, हमारा एक्सप्रेशन, हमारा इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे पास है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हम जानते हैं बहुत छोटा सा हिस्सा है, और उसके अंदर में अगर हम देखें तो वहाँ पे सेरेब्रल ऑफ एक्विडक्ट जाती है। कहाँ से? मिड ब्रेन से एक कैनाल जा रही है। देखिए पॉइंट ये है बस यहाँ पर कि ब्रेन और ब्लड आपस में कांटेक्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर है तो कोई तो चीज़ होगी जो ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन देगी, उनका वेस्ट मटेरियल लेकर के जाएगी, CO2 लेकर के जाएगी, तो वो होता है हमारा पूरा का पूरा एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे ब्रेन के पास खुद का। और वो सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज़ के लिए होता है? वो होता है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का होता है, जो कि ब्रेन के थ्रू घूमता रहता है। तो उसमें से एक जगह का नाम है सेरेब्रल ऑफ एक्विडक्ट, वो जगह, वो रास्ता जहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड गुजर रहा है। वो मिड ब्रेन के पास जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड गुजरता है तो वो कहाँ से गुजरता है? सेरेब्रल ऑफ एक्विडक्ट से। इसके अलावा पीछे की तरफ अगर आप देखें तो 4 स्वेलिंग्स देखने को मिलती हैं, और वो 4 स्वेलिंग्स जो हैं, ये जो है यहाँ पर, ये जो बड़ा पतली सी लाइन है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो लाइन जा रही है वो सेरेब्रल ऑफ एक्विडक्ट है। और अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे पीछे की तरफ से, अगर आप आँख आपकी यहाँ पर और यहाँ से देखेंगे तो आपको 4 स्वेलिंग नज़र आएंगी। ये थैलेमस की थैलेमस, थैलेमस के ऊपर, थैलेमस के ठीक नीचे 4 स्वेलिंग नज़र आएंगी। उन्हीं को कॉर्पोरा, कॉर्डरी का मतलब होता है 4, तो 4 स्वेलिंग्स इस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। मतलब एनाटमी है उसकी, उसका डिटेल्ड में कि क्या फंक्शन है, क्यों है, क्या है, कैसे है, वो आपको अपना MBBS में पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो पॉइंट ये है कि भैया पहले सिलेक्शन लो, NCERT की लाइन से MCQ आएगा, तो NCERT की जानकारी से MCQ सॉल्व करके पहले सिलेक्शन लो। हाइंड ब्रेन में 3 चीज़ें हैं, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला। पॉन्स जो है वो इंटरकनेक्ट करता है ब्रेन के अलग अलग हिस्से को। सेरेबेलम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड हिस्सा है, ये मेरा सेरेबेलम है जो बैलेंस वगैरह कंट्रोल करता है। ठीक है। और मेडुला है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, तो ये मेरा मेडुला हो गया जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। ये मेरा पॉन्स हो गया। और पॉन्स और मेडुला बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो पकड़ के रखते हैं। क्या है? जैसे कि मेडुला कंटेन करता है रेस्पिरेटरी कंट्रोल, हमारे कार्डियोवेस्कुलर कंट्रोल, हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन कंट्रोल, ये मेडुला का पार्ट हो गया। और ये वो ब्रेन का पार्ट है मेडुला जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। 3 पार्ट को अगर जोड़ दिया जाए, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, तो ये मिलकर के ब्रेन स्टेम बनाते हैं। देखिए मिड ब्रेन, फिर ये पॉन्स, फिर ये मेडुला ऑब्लांगेटा, तीनों को मिला दिया जाए तो ब्रेन स्टेम बन जाता है। आपकी लाइफ में कभी भी आपको सडन विड्रॉल एक्सपीरियंस किया होगा आपने, अगर हॉट हो, एक्सट्रीम कोल्ड हो, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो, है ना, और या फिर कोई स्केरी एनिमल आपके पास आ जाए या दिख जाए तो आप एकदम से भाग जाते हैं वहाँ से, मतलब पता भी नहीं चलता, एक जर्क आता है बॉडी के अंदर में ऑटोमेटिकली। आपने जानबूझ करके नहीं किया है, खुद आता है, रिफ्लेक्स एक्शन है। अब एटलीस्ट वन आफरेंट रिसेप्टर, कि इसके अंदर में क्या होता है, क्या चाहिए, ये ऐसा होता है कुछ, मान लीजिए यहाँ पर आपके किसी ने हथौड़ा मारा तो फिर क्या होगा कि यहाँ से एक आफरेंट पाथवे है जो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड ये ऐसे जा रही है, ये रही। तो यहाँ से मेरा इन्फॉर्मेशन को लेकर के आ रहा है तो आफरेंट है, आ रही है इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ से डॉर्सल गैंग्लियन, गैंग्लियन गुच्छा होता है, तो जहाँ पर सोमा प्रेजेंट होता है, यहाँ से होते हुए मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में डार्क मैटर होता है, ग्रे मैटर माफ़ कीजिएगा, और बाहर की तरफ वाइट मैटर होता है। तो जो न्यूरॉन है वो लेकर के आया इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन लेकर के यहीं पर एक इंटर न्यूरॉन होता है। इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी तो वो हो गया जो सेंस करेगा, मोटर वो हो गया जो हरकत करेगा।
दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए एक इंटर न्यूरॉन होता है, ये मेरा इंटर न्यूरॉन। फिर ये मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन जा कर के मेरे मेरे मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और मेरा पाँव हिल जाएगा अपने आप। तो ये नी जर्क रिफ्लेक्स बोला जाता है इसको, कि इसमें 3 चीज़ें हो गई बस। कि भाई पहला पॉइंट कि जो जो ज़िम्मेदारी सौंपी हुई है वो स्पाइनल कॉर्ड को सौंपी हुई है, ब्रेन को नहीं सौंपी हुई है, ताकि काम जल्दी हो जाए। दूसरा कि एक आफरेंट न्यूरॉन होगा जो सेंसरी ऑर्गन है को सिग्नल लेकर के आएगा डोर्सल रूट गैंग्लियन से। तीसरा इफरेंट न्यूरॉन है जो कि इंटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेगा, और इफेक्टर ग्लैंड, इफेक्टर होता है ग्लैंड या मसल, वहाँ पर इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएगा, ताकि आप रिस्पॉन्स शो कर सके, नी जर्क रिफ्लेक्स को शो कर सके। अगला है हमारे अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं बॉडी एनवायरनमेंट के अंदर में चेंज को सेंस करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को सीएनएस के पास ले जाते हैं। सीएनएस उसको एनालाइज करता है और उसके ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर में क्या चेंजेस होंगे उसको निर्धारित करता है। अब सबसे पहला क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम सेंस ऑर्गन है, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर हमें मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले नोज़ है, तो नोज़ में म्यूकस कंटेनिंग रिसेप्टर होते हैं। तो जैसे ही आप कोई चीज़ सूंघते हैं तो वहाँ पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होंगे, जाहिर सी बात है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मौजूद होता है, वहाँ पे 3 तरीके की सेल होती हैं। ये सारी की सारी सेल बाहर एक्सटेंड करती हैं और एक बीन साइज ऑर्गन ऑल्फैक्टरी बल्ब बना लेती हैं। और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब आ कहाँ से रहा है, लिम्बिक सिस्टम से आ रहा है। तो यहाँ देखिए ज़रा, ये मेरी नाक वाला हिस्सा है। तो यहाँ से आपने एयर को इनहेल किया, एयर को इनहेल करने के बाद ये म्यूकस है, म्यूकस के ऊपर ये ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं मेरे, ऑल्फैक्टरी सेल्स के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे के सारे मिल करके ये है मेरा बल्ब, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का ये बल्ब बनाता है, और ये डायरेक्टली लिंक्ड है मेरे लिम्बिक सिस्टम से। इसके बाद है नोज़ के बाद जो है टंग है। टंग भी मेरा केमिकल रिसेप्टर्स जो है सेंस करता है, केमिकल्स को सेंस करता है। जैसे ग्लूकोज को सेंस करने पे मीठा लगेगा, H+ आयन को सेंस करने पे खट्टा लगेगा, सोडियम को सेंस करने पे नमकीन लगेगा। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स इनको बोला जाता है, जैसे हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोला जाता है सूंघने वाले को। तो टेस्ट रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, यहाँ पर अलग अलग तरीके के इनपुट से अलग अलग कॉम्प्लेक्स फ्लेवर जो है हम परसीव कर पाते हैं। आई की बात कर लेते हैं। तो आई जो है आई जो है एक पेयर आई है। आई का हमारे स्कल में सॉकेट होता है जहाँ पर ऑर्बिट जिसको बोल देते हैं। आई के अलग अलग पार्ट की बात करेंगे। ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, 3 लेयर होती हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 लेयर मौजूद है। सबसे बाहर वाली है स्क्लेरा, तो सबसे बाहर वाली स्क्लेरा है, जिसका एंटीरियर पोर्शन जो है यहाँ वाला, जो ये वाला एंटीरियर, मतलब ये आगे वाला पोर्शन हो गया, ये पीछे वाला पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो जिसका एंटीरियर जो पोर्शन है वो कॉर्निया कहलाता है। इसके बाद जो मिडिल लेयर है, यहाँ पर बीच वाली जो लेयर है वो कोरॉइड है, जिसके अंदर में ब्लड वेसल्स जा रही हैं और उसकी वजह से उसकी ब्लूइश रंग नज़र सा आता है। कोरॉइड जो है वो पोस्टीरियर थर्ड पार्ट में, कोरॉइड लेयर बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है पोस्टीरियर थर्ड पार्ट में, और एंटीरियर पार्ट में जो कोरॉइड है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो इसको मैं यहाँ देखें तो सबसे बाहर वाली हो गई स्क्लेरा, आगे जाके कॉर्निया। फिर उसके बाद बीच वाली है मेरे पास ये कोरॉइड है, ये भी कोरॉइड है। आगे आकर के ये पीछे की तरफ जो है थिन रहती है, आगे की तरफ आकर के ये जो कोरॉइड है ये मोटी हो जाती है। मोटी होने के साथ साथ ये मेरे लेंस के आगे की तरफ आ जाती है, आइरिस बना लेती है। तो कोरॉइड ही आइरिस बना रही है, मेरी आंखों का जो रंग है वो कोरॉइड ही डिसाइड कर रही है। और यहाँ पर ये सीलियरी मसल बना लेती है, सीलियरी बॉडी बना देती है। सीलियरी बॉडी से मेरे जो है कौन कनेक्टेड होता है, लेंस जो है वो कनेक्टेड होता है। तो देखिए कि कोरॉइड जो है वो सीलियरी बॉडी भी बना देती है, जिससे कि लेंस कनेक्ट होगा, और सीलियरी बॉडी के अलावा आगे की तरफ ये आकर के, आगे की तरफ आकर के पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम आइरिस बोलते हैं। आई बॉल में जैसे पीछे की तरफ यहाँ पर ये जो हमने चीज़ देखी थी, ये क्या है, ये है मेरा लेंस है। तो ठीक है, लेंस है जो कि
लिगामेंट से एक जगह पे रखा होता है कि सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी पे लिगामेंट होंगे, लिगामेंट से लेंस अटैच्ड होगा और फिर उसके कॉन्ट्रैक्शन से लेंस को मोटा पतला किया जा सकता है, फोकल लेंथ को चेंज किया जा सकता है। जहाँ पर सीलियरी बॉडी खत्म होती है वहाँ पर एक गड्ढा क्रिएट होता है, यहाँ पर सीलियरी बॉडी खत्म हो रही है, गड्ढा क्रिएट हो रहा है, इसको प्यूपिल कहते हैं। हम्म, ठीक है, ओके। तो प्यूपिल की जो लेंथ है, लाइट जैसे ज़्यादा आ रही है तो प्यूपिल की जो साइज़ है वो आइरिस कंट्रोल करती है। किसी की आंख में लाइट मारते हैं तो जो गड्ढा है वो छोटा हो जाता है, प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है। पीछे की तरफ हमारी जो सबसे इनर की लेयर है वो है रेटिना। रेटिना के अंदर में हमारी जो बाहर से अंदर की तरफ आप जाएंगे तो गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल ऐसे मिलेगा। तो यहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही है तो आपका गैंग्लियन सेल मिलती है, यहाँ पर ये आपकी बाइपोलर सेल मिलती हैं और फिर ये रॉड एंड कोन मिलती हैं। तो ठीक है, फोटो रिसेप्टर में आपके रॉड्स एंड कोन्स आ जाएंगी। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन जो है वो पिगमेंट जो मिलता है हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास रोडोप्सिन और स्कोटॉप्सिन, मतलब डिस्कस कर लेंगे हम आगे चल कर के कि रोडोप्सिन मिल रहा है। तो डे लाइट जिसको हम फोटोपिक विजन कहते हैं, नाइट विजन जिसको कि स्कोटोपिक विजन कहते हैं। रॉड जो सेल है उसके पास एक प्रोटीन है रोडोप्सिन जिसका दूसरा नाम है विजुअल पर्पल, और ये जो प्रोटीन है विटामिन ए कंटेन करता है, डेरिवेशन ऑफ विटामिन ए कंटेन करता है, जिसकी वजह से हम अच्छे तरीके से देख पाते हैं। कोन्स के अंदर में भी उनके रिस्पेक्टिव, जैसे यहाँ रोडोप्सिन होता है वैसे ही कोन्स के अंदर में भी अपने फोटो पिगमेंट होते हैं। हमारे पास तीन तरीके की कोन होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। और अगर तीनों इक्वली स्टिमुलेट, इन्हीं तीनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम अलग दुनिया में जितने भी जो रंग देख पाते हैं, इन्हीं तीन सेल्स, इन्हीं तीन टाइप के कोन्स की टाइप वजह से हम दुनिया में जितने भी रंग हैं वो देख पाते हैं। तीनों को अगर हम इक्वली स्टिमुलेट करें तो हमें वाइट कलर जो है वो नज़र आएगा। ऑप्टिक नर्व और ब्लड वेसल जो हैं वो सारे के सारे आई को छोड़ते हैं एक ही जगह से, और उसकी वजह से वहाँ पर कोई भी फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है और उस जगह को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो वो सभी लोग जानते हैं कि ये एक जगह है जहाँ से ब्लड वेसल्स और नर्व दोनों बाहर निकलते हैं, यहाँ पर ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट से थोड़ा सा अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे, इसमें तो साइड वैसे है, साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ एक फोविया सेंट्रलिस मिलता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कोन मौजूद होती हैं और सबसे ज़्यादा बेहतरीन इमेज हमें यहीं देखने के लिए मिलता है। देयर इज़ अ येलोइश पिगमेंट स्पॉट, मैक्युला ल्यूटिया बोलते हैं इसको, और उसके मैक्युला ल्यूटिया का भी सेंट्रल पार्ट जो है वो फोविया है, और जहाँ पर एक पिट होती है, गड्ढा सा होता है छोटा सा, उसको फोविया बोलते हैं, जहाँ पर रिजोल्यूशन सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, जहाँ विजुअल एक्यूटी सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। हमारे पास दो चैम्बर मिलते हैं कॉर्निया और लेंस के बीच में। एक ये वाला चैम्बर है मेरे पास, ये वाला कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्विस इंटीरियर चैम्बर एक्विस ह्यूमर, और ये मेरे पास लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर वाला। तो एक आगे वाले में एक्विस ह्यूमर और पीछे वाले में विट्रस चैम्बर या विट्रस ह्यूमर उसके अंदर में मौजूद होता है। देखने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम देख पाते हैं? मैकेनिज्म ऑफ विजन, देखने का क्या तरीका है भाई? लाइट एंटर कर रही है, एक वेवलेंथ है जो कि आएगी लेंस, सबसे पहले आएगी रेटिना पे पड़ेगी। रेटिना पे कहाँ से आई है? बाहर से कॉर्निया और लेंस से आती हुई रेटिना पे पड़ रही है। रेटिना पे आने के बाद वो रॉड और कोन के पास पहुंचेगी, मतलब ये मेरी लाइट है, लाइट और मेरी गैंग्लियन सेल को पार करेगी, फिर बाइपोलर को पार करेगी, फिर रॉड और कोन के अंदर में जो रॉड और कोन के अंदर में जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर में प्रोटीन लगे पड़े, और उन प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी। कैसे? जैसे मेरा ये रॉड है, तो रॉड क्या है कि रॉड सेल के अंदर में मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर में प्रोटीन लगा है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन प्रोटीन के अंदर में विटामिन ए का डेरिवेटिव पड़ा है रेटिनल, और वहाँ पर वो सिस रेटिनल और ट्रांस रेटिनल के बीच में बदलता रहता है। तो सिस रेटिनल ट्रांस रेटिनल के बीच में चेंज होने से यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर में
डीपोलराइजेशन हो जाता है। वो डीपोलराइजेशन ये वाली जो सेल है वो बाइपोलर को भेजेगी, बाइपोलर से गैंग्लियन को भेजेगी, और गैंग्लियन से वो ऑप्टिक नर्व की तरफ चला जाएगा। यही लिखा हुआ है, देखते हैं ज़रा कि सबसे पहले जो लाइट आई है वो क्या करेगी, वो रॉड और कोन के बीच के, रॉड और कोन में पोटेंशियल इम्पल्स को जनरेट करेगी। कैसे जनरेट करेगी, क्योंकि इनके पास फोटो पिगमेंट होते हैं, जैसे ऑप्सिन प्रोटीन है, और ऑप्सिन प्रोटीन के अंदर में रेटिनल है जो कि एल्डिहाइड है विटामिन ए का। फिर क्या होगा कि डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, तो लाइट की वजह से ऑप्सिन और रेटिनल आपस में डिसोसिएट और एसोसिएट होंगे, जिसकी वजह से ऑप्सिन जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, और उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा हमारे फोटो रिसेप्टर सेल के अंदर। मतलब कि फोटो रिसेप्टर सेल जो है मेरा रॉड और कोन के अंदर में सोडियम वगैरह अंदर की तरफ आ जाएगा, और वही एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब ये है तो न्यूरॉन ही, तो वहाँ से वो गैंग्लियन सेल में जाएगा, पहले बाइपोलर में जाएगा, फिर बाइपोलर से गैंग्लियन में चला जाएगा, और गैंग्लियन से फिर विजुअल में ऑप्टिक नर्व के थ्रू मेरे विजुअल कॉर्टेक्स पे चला जाएगा, और विजुअल कॉर्टेक्स वो एरिया है जहाँ पर ये सारी नर्व इम्पल्स को एनालाइज किया जाएगा। अगला है हमारा ईयर। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा ईयर। ईयर के दो काम हैं, सुनना और बॉडी में बैलेंस क्रिएट करना। ये वाला हिस्सा बैलेंस क्रिएट करेगा, ये वाला हिस्सा सुनने के काम में आएगा। ईयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये बाहर वाला हिस्सा है, फिर ये मिडिल ईयर है, और फिर ये इनर ईयर है। आउटर, मिडिल और इनर। पिन्ना और एक्सटर्नल, और पिन्ना मतलब आउटर ईयर में क्या क्या चीज़ आ जाएगी, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स आगे, ये ऑडिटरी मीटर्स कहाँ जा रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जा रहा है, ईयर ड्रम पे जा रहा है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, जहाँ पर बाहर की तरफ में स्किन ही है, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ है। मिडिल ईयर के अंदर में आ जाएंगे आपके मेलियस, इनकस और स्टिपीज, 3 हड्डियां होती हैं। ये मेलियस, इनकस, स्टिपीज जो चेन लाइक फैशन में होती हैं। यहाँ देखिए, ये मेरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, बाहर स्किन, अंदर म्यूकस, फिर 3 हड्डियां हैं, ये मेलियस है, ये इनकस है, ये स्टिपीज है। ये तीनों इस तरीके से लगी हुई होती हैं। और यहाँ अंदर देखिए जो लाइट कलर में दिखाया हुआ है, 2 हिस्से हैं, एक ये गोल 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 वाला हिस्सा है, इसको कॉक्लिया बोलते हैं, जो सुनने का काम करेगा। और इधर देखिए कि 3 इस तरीके से ऐसी लेयर्स हैं, 3 हैं, ये वेस्टिबुलर सिस्टम है जो कि बैलेंस के लिए काम करेगा। तो मिडिल ईयर में मेरी मेलियस, इनकस, स्टिपीज आ गई हैं। अब ओवल विंडो है ऑफ द कॉक्लिया, कॉक्लिया की ओवल विंडो है, जो कि जहाँ की ये सारा का ईयर ऑसिकल का काम क्या है, सुनने की क्षमता को बढ़ाना, बाहर की जो वाइब्रेशंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसमिट करना। यहाँ पर एक ऑडिटरी या स्टेशियन ट्यूब भी जो है वो फेरिंग्स तक पहुँचती है, ताकि प्रेशर जो है वो इक्वलाइज रहे। आप कभी टनल में घुसे हैं या हवाई जहाज में सफ़र किया है तो आपको ऐसे कान में ऐसे उंगली डाल के करना पड़ता होगा। अगला, इसके अलावा हमारे पास फ्लूइड फिल्ड पार्ट होता है जिसको लैब्रिंथ कहते हैं। ये 2 पार्ट का बना होता है, एक बोनी लैब्रिंथ है और एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। बोनी लैब्रिंथ जो है वो सीरीज ऑफ चैनल्स का बना होता है, और इसके अंदर में दीज चैनल्स लाइज द मेम्ब्रेन लैब्रिंथ विच इज सराउंडेड बाय फ्लूइड फिल्ड पेरिलिम्फ, और इसके अंदर में एंडोलिम्फ होता है, बाहर पेरिलिम्फ, अंदर एंडोलिम्फ। कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लैब्रिंथ, तो ये पूरा का पूरा लैब्रिंथ है, इसके 2 पार्ट बता रहा है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। जो कॉइल वाला पार्ट है वो हमारा कॉकलियर वाला पार्ट है जो सुनने में हम देखेंगे, और ये वाला पार्ट जो वेस्टिबुलर वाला पार्ट है वो बैलेंस के लिए है, वो देखेंगे इनके अंदर में। हाँ, तो ये जो लिखा हुआ है रेजिनार्स मेम्ब्रेन, बेसिलार मेम्ब्रेन, बोनी पार्ट, इसको जरा मैं बस डायरेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ओवल विंडो है, ओवल विंडो के ठीक नीचे ये आ रहा है मेरा कॉकलिया, और कॉकलिया डक्ट जो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अगर मैं इसको आधा ऐसे काट के देखूँ, ये देखो, ये भी ये ओवल विंडो है, ये रहा ओवल विंडो, और इसको मैं अगर आधा काट के देखूँ तो आधा काटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा।
यहाँ पर ये गोल, ये बेसिक यूनिट्स चल रही हैं गोल गोल, ये देख रहे हैं आप, ये बेसिक यूनिट है और हर एक बेसिक यूनिट में से एक नर्व बाहर निकल रही है, बेसिक यूनिट नर्व बाहर निकल रही है, बेसिक यूनिट नर्व बाहर निकल रही है। तो एक यूनिट को अगर मैं उठा करके देखूं तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो इसका एक बोनी पार्ट नज़र आ रहा है और एक मेम्ब्रेनस पार्ट नज़र आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये है वो बोनी पार्ट और मेम्ब्रेनस पार्ट। इसके अंदर में जो सबसे ऊपर वाला गोला है वो है स्केला वेस्टिबुलाई और इसके नीचे वाला है स्केला स्केला टिम्पैनाई। और इसके ठीक ऊपर दोनों के बीच में मेरे क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई मौजूद है। तो ये है मेरा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है वो बैठा हुआ होता है बेसिलार मेम्ब्रेन पे। तो ये सारे नाम केवल और केवल इमेज से क्लियर हो सकते हैं, तो वही दिखा रहा हूँ मैं डिटेल में। तो इतना जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है उसको बाहर निकाल करके देखेंगे तो पता चलेगा कि बेसिलार बेसल बेस पे बैठे, ये बेस है, यहाँ पर बेसिलार मेम्ब्रेन है, बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ सपोर्टिंग सेल हैं और फिर कुछ मेन सेल हैं जिनको हम हेयर सेल बोलते हैं। हेयर सेल के अंदर पे, हेयर सेल के ऊपर में हेयर है, ये हेयर है और उसके स्टीरियोसीलिया बोल देते हैं जिसको, हेयर सेल के ऊपर में हेयर है और यहाँ पर एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मौजूद है। यहाँ पर चूंकि एक फ्लूइड है, एंडोलिम्फ है, वो उसके अंदर में रिपल्स आते हैं भाई, जैसे ही आपने सुना वो रिपल्स यहाँ पर ट्रैवल करेंगे और वो रिपल जो है वो इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में आएंगे और वो ही वाइब्रेशंस को सेंस करेगा कौन, मेरे हेयर सेल। और हेयर सेल के अंदर में डीपोलराइजेशन हो जाएगा, डीपोलराइजेशन से फिर वो आगे जो मेरे ऑडिटरी नर्व है, कॉकलियर जो नर्व है, उसमें जो है सिग्नल चला जाएगा इस तरीके से। तो ये सारे नाम जितने भी आए वो आपके क्लियर हो जाने चाहिए अब। हम्म कि भाई ये जहाँ बैठा हुआ है वो बेसिलार मेम्ब्रेन हो गया और यही मेम्ब्रेन जब घूम के ऊपर से नज़र आ रही है तो वो रेजिनर्स मेम्ब्रेन हो गई। तो ऊपर वाली रेजिनर्स, नीचे वाली बेसिलर। तो रेजिनर और बेसिलर के बीच में मेरा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हेयर सेल और रिपल्स बनेंगे। तो हमारे हेयर सेल से जो सिग्नल है वो मेरे कॉकलियर नर्व की तरफ चला जाएगा। तो अभी ये सारे के सारे जितने पार्ट हैं, फ्लूइड फिल्ड लैब्रिंथ जिसके दो पार्ट, बोनी पार्ट बाहर वाला बोनी पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट अंदर वाला मेम्ब्रेनस पार्ट, उसके अंदर में रेजिनस मेम्ब्रेन क्या था, कॉकलिया क्या था, बेसिलार मेम्ब्रेन कहा था, ये लोअर स्केला टिम्पेनाई है, लो स्केला वेस्टिबुलाई कहाँ है, स्केला टिम्पेनाई कहाँ है, ये सारा का सारा बस इमेज अगर अच्छी हो तो फिर आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो ये जो ये वाला जो हिस्सा है वो कहाँ मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है और ऐसे कई सारे हिस्से मौजूद हैं और ये सारे हिस्से मिल कर के ये इस तरीके से बना देते हैं, ये कॉर्टेक्स कॉकलिया बना देते हैं। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। तो स्केला मीडिया, ये वाली रेजिनार्स मेम्ब्रेन हो गई जो ऊपर वाली में बता रहा था, ऊपर वाली रेजिनार मेम्ब्रेन हो गई, नीचे वाली बेसिलार मेम्ब्रेन हो गई और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हो गया। हाँ ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया। इसके अलावा ऑर्गन ऑफ कोटाई में बेसिलार मेम्ब्रेन, ठीक है, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई, ऑर्गन ऑफ कोटाई बैठा हुआ है बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर में। इसके पास हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स भी हमने देख लिए जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। बेस एंड ऑफ द हेयर सेल क्लोज कॉन्टेक्ट विद आफ्रेंट नर्व फाइबर। और हाँ, क्या नाम है, द बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद आफ्रेंट नर्व फाइबर। तो ये नीचे की तरफ से आफ्रेंट नर्व फाइबर से कनेक्टेड है। और दूसरा जो हेयर सेल है, हेयर सेल के ऊपर स्टीरियोसीलिया है, वो भी हमने देख लिया था कि ये हेयर सेल है, हेयर सेल के ऊपर स्टीरियोसीलिया है। और हाँ, और इस हेयर सेल के ऊपर इलास्टिक मेम्ब्रेन है जिसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो यहाँ ज़्यादा अच्छे से दिख रही है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। तो ये इमेजेस ही हैं, केवल एनाटमी ही है। अगला पार्ट है हमारा वेस्टिबुलर एपरेटस। ये है मेरा वेस्टिबुलर एपरेटस, ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये मेरा वेस्टिबुलर एपरेटस है। तीनों 90 डिग्री पे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, ताकि मैं कहीं भी अपनी गर्दन घुमाऊँ तो मुझे पता चल जाए आंख बंद करके कि मैं कहाँ जो है मेरा गर्दन है। सबके जो बोनी लेबरिंथ जो है वो आपका, ये बाहर वाला पार्ट जो है वो बोनी लेबरिंथ है, बोनी लेबरिंथ के अंदर में मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है, इसमें भी सेम ही सीन है। तो जो बेस है, बेस स्वेल्ड है, स्वेलिंग है, और जो बेस स्वेल्ड अप बेस है वो मेरा एम्पुला कहलाएगा। तो हम्म,
तो वेस्टिबुलर सिस्टम में जो अब कॉकलिया के ऊपर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ओके। ओटोलिथ क्या चीज़ है? मैक्यूला इस सेंसरी पार्ट है, सेक्युले और यूट्रिकल यहाँ मौजूद है। इसको भी देखते हैं कहाँ मौजूद है, तो नीचे। तो ये मेरा, हाँ ये रहा। तो इसको यहाँ से देखें ज़रा। तो बस ये इतना बोल रहा है कि जो मेरा पूरा का पूरा वेस्टिबुलर एपरेटस है वो 3 चीज़ों का मिलके बना हुआ है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, यहाँ पर मेरा ओटोलिथ, ये वाला जो हिस्सा है मेरा ओटोलिथ वाला है। और ओटोलिथ के अंदर में 2 पार्ट है, मैक्यूला इट्स सेंसरी पार्ट और सेक्युले और यूट्रिकल। तो ओटोलिथ, सेक्युले और यूट्रिकल, ये वो पार्ट है। अब इसके अंदर में भी अगर आप घुसेंगे तो वही सेम वाला हिसाब है कि यहाँ पर भी बोनी बाहर की तरफ इसमें जो सेमी सर्कुलर कनाल है, बोनी वाला पार्ट होगा, बोनी वाले पार्ट के अंदर में मेम्ब्रेनस वाला पार्ट होगा। तो यही हम ऊपर देख रहे थे, तो वही सेम वाला पार्ट है कि सबसे पहले बोनी वाला पार्ट होगा, बोनी लैब्रिंथ होगा, बोनी लैब्रिंथ के अंदर में मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होगा इसके अंदर में, और उसके अंदर में बोनी वाले के अंदर में पेरिलिम्फ होता है, और मेम्ब्रेनस वाले के अंदर में एंडोलिम्फ होता है। तो बस सेम चीज़ है जो हम वहाँ पर भी डिस्कस कर रहे थे। अब ये जो सोलन पार्ट है, सोलन पार्ट के अंदर में यहाँ पर इस तरीके से सेल, हेयर सेल यहाँ पर भी मौजूद होती हैं। और जैसे ही आप एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो अंदर का जो एंडोलिम्फ है वो मूव करता है। एंडोलिम्फ की वजह से हेयर सेल के स्टीरियोसीलिया मूव करते हैं और वो बताते हैं कि आपका गर्दन जो है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में था। ये भी इसी तरीके से चीज़ों को सेंस करते हैं। तो ये सोलन पार्ट हो गया एम्पुला। एम्पुला के, ये एम्पुला वाला पार्ट हो गया, और एम्पुला के अंदर में ये क्रिस्टे वाला पार्ट हो गया, और क्रिस्टे के नीचे ये दोबारा से हमारे वही सेल्स के ऊपर स्टीरियोसीलिया। जैसे आप मूव करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप एंडोलिम्फ जो है वो मूव करेगा, उसकी वजह से क्रिस्टे मूव करेगा, क्रिस्टे की वजह से जो मेरे हेयर सेल्स हैं और उसके ऊपर जो स्टीरियोसीलिया हैं वो मूव करेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन नर्व के ज़रिए ब्रेन तक पहुंच जाएगी और हमें पता चल जाएगा। सोलन जो पार्ट है वो है एम्पुला, और उसके ऊपर रिज हैं ऐसे करके, कॉल्ड क्रिस्टे एम्पुलरिस। तो ये क्रिस्टे और एम्पुला, क्रिस्टे एम्पुलरिस। और सेक्युले यूट्रिकल कंटेन्स प्रोजेक्शन कॉल्ड मैक्युला। तो वही है ऊपर जब हम दिख रहे थे कि मतलब सेम चीज़ है उसके अंदर में भी, कि यहाँ सेक्युले और यूट्रिकल के अंदर में जो प्रोजेक्शन होगी उसको हम मैक्युला बोल दे रहे हैं। क्रिस्टे एंड मैक्युला आर स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं, क्रिस्टे और मैक्युला। ये मैक्युला रिसेप्टर हो गया सेक्युले और यूट्रिकल का, और क्रिस्टे एम्पुलरिस हो गया एम्पुला के अंदर का। तो क्रिस्टे और मैक्युला स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं वेस्टिबुलर एपरेटस के, और जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी का पोस्चर कहाँ है, हम कौन सी डायरेक्शन में हैं। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग हम साथ साथ ही करते चले जा रहे थे कि एक्सटर्नल साउंड वेव आई, उसने ईयर ड्रम को हिलाया, ईयर ड्रम ने साउंड वेव को वाइब्रेशन में कन्वर्ट किया ईयर ऑसिकल के द्वारा। ईयर ऑसिकल है मेलियस इनकस स्टिपीज। फिर वो वायरस जो फिर वो जो वाइब्रेशंस हैं वो ओवल विंडो के थ्रू कॉकलिया में जाएगा, कॉकलिया के अंदर में लिम्फ है, उस लिम्फ के अंदर में रिपल्स बनेंगे हैं, वो रिपल्स जाएंगे कहाँ, बेसिलार मेम्ब्रेन पे। बेसिलार मेम्ब्रेन जो है वो बेंड करेगी, उसके ऊपर हेयर सेल्स हैं, तो हेयर सेल के ऊपर में स्टीरियोसीलिया है, स्टीरियोसीलिया जो है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से लगा हुआ है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की वजह कि से नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएंगी, फिर वो नर्व इम्पल्स एसोसिएटेड आफ्रेंट न्यूरॉन लेकर के चले जाएंगे कहाँ पर, मेरे ब्रेन पे, ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व से ऑडिटरी कॉर्टेक्स ब्रेन की, और इस तरीके से मैं, आप जो अभी सुन पा रहे हैं वो इसी तरीके से सुन पा रहे हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि डिटेल्ड लेक्चर्स एप्लीकेशन पे और एमसीक्यूज़ जो है एनसीईआरटी की लाइन वाले वो आप लगा लीजिएगा।